स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस चैप्टर में बच्चों हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों हम। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू कंपेयर द क्वांटिटीज़। प्रीवियस क्लास में हमने क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना सीखा था और वो क्वांटिटीज़ थी बच्चों यूजिंग रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये सभी मेथड हमने यूज़ किए थे। लेट्स रिकॉल इन ब्रीफ। अब हम इन्हें थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करके रिकॉल करेंगे। सो व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीज़न, जब कोई भी टू क्वांटिटीज़ हम कंपेयर करते हैं डिवीज़न के थ्रू, सो बाय डिवाइडिंग वन विद द अदर, एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेशियो। वो आपका रेशियो कहलाता है। एंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज आर ए एंड बी। ठीक है, तो वो जो टू क्वांटिटीज हैं वो क्या हो सकते हैं? इट कैन बी ए एंड बी, और इसको राइट करेंगे ए अपॉन बी और लिखेंगे इसे हम ए इज टू बी। ठीक है, सो ए इज टू 3, 2:6, 3:9 रिप्रेजेंट द सेम रेशियो। ये जो तीनों रेशियो हैं बच्चों, ये सेम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। 1:3 इज व्हेन एक्सप्रेस इन दियर लोएस्ट टर्म। और 1:3 कब होता है? जब आप बाकी सभी टर्म्स को लोएस्ट टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सच अ रेशियो विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन दियर लोएस्ट टर्म, जब किसी भी टर्म को आप लोएस्ट टर्म में दिखाते हो, कैन बी एक्सप्रेस एज अ कॉमन रेशियो। तो आप उसे कॉमन रेशियो या फिर इक्विवेलेंट रेशियो बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कंपेयर द क्वांटिटीज यूजिंग यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड का यूज करके भी क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। सबसे पहले आपको एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एंड देन द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट। और फिर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद आप उनकी वैल्यू निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ 50 ऑरेंजेस इज 60 रुपीज़। 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट 60 रुपीज़ है। ठीक है, और 12 बनानास की कॉस्ट 20 रुपीज़ है। विच फ्रूट इज कॉस्टलियर यानी कि ज़्यादा महंगा कौन सा है? सो 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट है, हमने 1 की निकाल ली, 1 रुपीज़ एंड 20 पैसे। एंड 12 बनानास की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, सो हमने 12 से डिवाइड किया, 1 की निकल आई, 1 रुपीज़ 66 पैसे। सो विच इज़ कॉस्टलियर इज, जिसकी बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों में 1 है। अब हम 10th प्लेस को देखेंगे डेसिमल नंबर पे। सो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6, इट मीन्स बनाना ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, सो इस तरीके से आपने क्वांटिटीज़ को यूनिटरी मेथड की हेल्प से सॉल्व किया है और दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर किया है। नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रोपोर्शन। व्हाट इज प्रोपोर्शन? इफ आफ्टर कंपैरिजन के बाद टू रेशियो आर इक्वल, दोनों रेशियो इक्वल आते हैं, दे आर सेट टू फॉर्म अ प्रोपोर्शन। वो आपके किसकी फॉर्म में होते हैं बच्चों? प्रोपोर्शन की फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स 4 मेंबर्स P, Q, R, S, 4 मेंबर्स हैं, आर इन द प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में है। P is to Q is same as R is to S. So P is to R, P is to Q इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एस। ठीक है, ये इसके बराबर है। आप इसे राइट करेंगे एज इन आप प्रोपोर्शन में राइट करेंगे, फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं रेशियो नंबर में, P अपॉन Q की फॉर्म में, R अपॉन S। ठीक है, नाउ द नंबर P एंड S आर कॉल्ड एक्सट्रीम। जो P और S हैं बच्चों वो आपके एक्सट्रीम होंगे, एंड Q एंड R आपके मीन्स होंगे। सो इफ 4 numbers are in proportion, 4 numbers आपस में एक दूसरे के proportion में है, then the product of their mean is equal to the product of their extreme. उनके mean का product extreme के product के बराबर होगा, और P, Q, R and S are in the proportion। तो हम कह सकते हैं ये 4 क्या है नंबर्स आपके proportion में है, and then this implies that, और फिर ये बच्चों रेशियो इस तरीके की टर्म implies होती है। ठीक है, सो अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज या फिर परसेंटेज आप कह सकते हैं, जो कि आपको परसेंटेज में गिवन होंगी या परसेंटेज में पूछा जाएगा।
आपको उनके कैसे कंपेयर करना है। परसेंटेज इज ऑल्सो अ यूजफुल वे ऑफ कंपेयरिंग यूनिट्स क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज को कंपेयर करने का परसेंटेज भी एक यूजफुल तरीका है बच्चों। सपोज देयर आर 20 शर्ट्स हैं, 5 पैंट्स हैं एक अलमीरा में, इन अलमीरा, सो परसेंटेज ऑफ शर्ट्स की क्या परसेंटेज है, 20/25, ठीक है। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 20+5, ठीक है। सो 25 से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किए 100, क्योंकि परसेंट का मीन्स होता है आउट ऑफ 100। सो यहाँ पे निकल के आया है परसेंटेज ऑफ शर्ट 80%, परसेंटेज ऑफ पैंट्स 5/25 into 100 विच इज 20%, ठीक है। सो ज़्यादा शर्ट्स हैं और कम पैंट्स हैं। इसी के बेस पे यहाँ पे बच्चों आपको सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है, जो कि आपके इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको यहाँ पर प्रोपोर्शन में देखना है दोनों, और अब आप इनका क्या कर सकते हैं, मीन्स और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ओके। देन हम आते हैं बच्चों फाइंडिंग द इंक्रीजेस और डिक्रीजेस परसेंटेज, ठीक है, कितना परसेंट कोई भी चीज़ बढ़ी है या घटी है, ठीक है। In day-to-day life, there are several situations where we need to know the increase or decrease in certain quantities. कुछ certain quantities होती है जहाँ पे हमें need होती है परसेंटेज की, कि हमें पता चले बच्चों कि वो increase कितना हुई है और decrease कितना हुई है। For example, if the price of kerosene oil increases from 20 rupees, ठीक है, अगर आपका केरोसिन प्राइस जो ऑयल केरोसिन ऑयल है वो 20 रुपीज़ पर लीटर से बढ़ गया है, for 25 लीटर 25 रुपीज़ पर लीटर, देन द इंक्रीज इन प्राइस कैन बी अंडरस्टूड। तो हम ऐसा समझेंगे, बेटर इफ वी से, हम कह सकते हैं दैट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल इंक्रीजेज बाय 25। सो कहना ये बेटर होगा बच्चों कि आपका 20 रुपीज़ से बढ़कर कितने परसेंट बढ़ गया है, 25% हो गया है, ओके। सो यहाँ पर बच्चों इसी तरीके से परसेंटेज का आपको दिया हुआ है, आप इसको रीड करिएगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अब हम डिस्काउंट की, ठीक है। सो डिस्काउंट होता क्या है, बेसिकली कोई भी चीज़ आप परचेज करते हो, ठीक है, आपको अगर उसमें कुछ थोड़ी सी रिलायबिलिटी दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है, तो वो आपका डिस्काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर आर सम सैम्पल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और हमें डिस्काउंट का कैसे पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट से पता चलता है, विच वी ऑल सी इन द न्यूज़ पेपर, टीवी, मैगजीन एक्सेट्रा, एंड देयर आर द स्ट्रेटजीज आर अडॉप्टेड बाय द शॉपकीपर। कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जो शॉपकीपर अपनाते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपना सामान परचेज करवाने की, सेल कराने के लिए, ठीक है। दीज आर द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय शॉपकीपर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर व्हेन दे ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव से मतलब होता है बच्चों अलग अलग, वो अपनी चीज़ों पे डिस्काउंट रखते हैं। यूजुअली दे अलाउ डिस्काउंट ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, वो फेस्टिवल सीजन त्योहारों पर डिस्काउंट रखते हैं। ऑन फेस्टिवल लाइक दिवाली, दुर्गा पूजा, पोंगल एंड न्यू ईयर डे एक्सेट्रा। ऑल दिस इज डन टू इंक्रीज देयर सेल, और ये सब किया जाता है बच्चों उनकी सेल बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। लाइक इन विंटर्स दे ऑफर डिस्काउंट ऑन फैन, जैसे विंटर्स आती हैं तो वो फैंस पे, यानी कि समर्स की जो यूजफुल यूटेंसिल्स है, यूजफुल चीज़ें हैं, ठीक है, यूजफुल थिंग्स हैं, उन पे डिस्काउंट रखते हैं, ठीक है। कूलर्स, एसी। सिमिलरली इन समर, तो गर्मियों में वो किन चीज़ों पे रखते हैं बच्चों, ऑन ऑफर डिस्काउंट ऑन गीजर्स पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई गर्मियों में तो गीजर खरीदेगा नहीं, बट जब डिस्काउंट होता है तो लोग डिस्काउंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वुलन क्लॉथ्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो दीज डिस्काउंट आर कॉल्ड ऑफ सीजन डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट्स को बच्चों सीजन डिस्काउंट कहा जाता है। इन दीज एडवर्टाइजमेंट यू कैन सी द डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द डिफरेंट कंपनीज। अलग अलग कंपनी यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाती हैं। एक कहता है, वन सेज 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इफ यू ब्रिंग दिस एडवर्टाइजमेंट। अगर आप ये एडवर्टाइजमेंट देख कर आते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। द अदर से अप टू 50% फेस्टिवल डिस्काउंट। दूसरा शॉपकीपर कहता है या कंपनी कहते हैं कि हम आपको एक आर्टिकल, एक चीज़ परचेज करने पर 50% का डिस्काउंट देंगे। थर्ड पर्सन कहता है डिस्काउंट ऑल 365 डेज, आपको 365 डेज पर ही डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि आपको पूरे साल डिस्काउंट दिया जाएगा। कितना, 20 to 50% डिस्काउंट ऑन 120
बेस्ट ब्रांड, जो हमारे बेस्ट ब्रांड है, बेस्ट चीज़ें हैं 120, उनमें आपको 20 to 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। फोर्थ वन हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, उसके पास तो दूसरी स्ट्रेटजी है। लाइक थर्ड वन सेज डिस्काउंट ऑल 365 डेज, जैसे थर्ड वाले ने क्या कहा था, 365 डेज पे हम आपको 20 to 50% डिस्काउंट देंगे हमारे 120 बेस्ट ब्रांड्स पर। सो फोर्थ वाला कहता है बच्चों डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाता है वो, एंड दिस वन सेज, वो कहता है इफ यू बाय द 2 प्रोडक्ट्स टुगेदर, अगर आप हमारी शॉप से, हमारी कंपनी से 2 चीजें एक साथ खरीदते हो, देन यू गेट एन ऑफ ऑन द टोटल प्राइस। ठीक है, एक का आपको प्राइस बिल्कुल ऑफ मिलेगा टोटल प्राइस पे। हियर इज अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी adopted by the shopkeeper, buy one product and get another free। ठीक है, another one free, आप एक प्रोडक्ट खरीदिए 2 प्रोडक्ट खरीदिए और एक उस पर फ्री लेकर जाइए। फॉर एग्जाम्पल सी द पिक्चर फ्री। ठीक है, आपको ये पिक्चर दिख रही है, बट रिमेंबर दैट द डिस्काउंट आर ऑलवेज ऑफर्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस, जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पर ही होता है। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू मार्क प्राइस से रिलेटेड टर्म्स पे हम कुछ चीजें सीखते हैं। सो ये रहा बच्चों आपका मार्क प्राइस्ड। ठीक है, द प्राइस प्रिंटेड ऑन द आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क प्राइस, जो प्राइस आपके आर्टिकल, आपकी चीज़ों पर रहता है वो आपका मार्क प्राइस कहलाता है। और समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिस्ट प्राइस, कभी कभी हम इसे लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, आप एक टीवी लेने गए, उस पर जो प्राइस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1,20,990। सो द प्राइस हैज़ बिन रिड्यूस किया जाएगा, MRP हैज़ कट एंड अ स्पेशल प्राइस ऑफ 99,900 हैज़ बिन गिवन बाय द डीलर ने दिया है। दिस न्यू प्राइस इज अ डिस्काउंट प्राइस, ये जो नया प्राइस है बच्चों, दिस वन, ये आपका न्यू प्राइस है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द MRP एंड द स्पेशल प्राइस इज कॉल्ड द डिस्काउंट, जो इन दोनों के बीच का बच्चों डिफरेंस होगा 21,090 का, वो आपका डिस्काउंट होगा। ठीक है, कि आपको इतने प्राइस पे इतने रुपीस का डिस्काउंट मिला है। हियर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्लैश्ड MRP। सो डिस्काउंट यहाँ पे गिवन है, दिस मीन दैट द डिस्काउंट इज द डिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस, जो कि एक डिडक्शन होती है, कटौती होती है जो कि मार्क प्राइस पर की जाती है। इट इज जनरली गिव अस अ % ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, 1% होता है इसका। कैसे? इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस को हम कभी कभी लिस्ट प्राइस बोलते हैं। सो डिस्काउंट प्राइस किस तरीके से निकालेंगे हम बच्चों? डिस्काउंट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। नाउ नेट प्राइस, अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेट प्राइस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द डिस्काउंट और मार्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है इज कॉल्ड द नेट प्राइस, वो नेट प्राइस होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्काउंट प्राइस, और उसको हम डिस्काउंट प्राइस भी कहते हैं। एस्टिमेशन इन परसेंटेज में किस तरीके से आप एस्टिमेट करोगे, ठीक है, अंदाजा लगाते हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इज वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट के बाद आपको कितनी अमाउंट पे करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल द बिल ऑफ गुड्स इन अ शॉप इज 688 ऑन विच 15% डिस्काउंट इज अवेलेबल। इस प्राइस पे आपको 15% डिस्काउंट अवेलेबल है। फाइंड द अमाउंट पेड बाय द बायर द्वारा आपको बताना है कितना डिस्काउंट दिया, कितना अमाउंट पे किया है। राउंड ऑफ द बिल टू द नियरेस्ट टेंस में अब इसे करिए, विच इज किसके नियरेस्ट है? 90 के। सो द 10% कितना हुआ? 69। टेक हाफ ऑफ 69 का भी हाफ लेंगे 34.5। सो नाउ एडिंग 69 एंड 34, अब हो गया आपका 103.50 पैसे। ठीक है, सो ये आपका टोटल क्या होगा बच्चों? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका जो होगा डिफरेंस बाद में वो आपका होगा बच्चों यहाँ पे एस्टिमेशन इन परसेंटेज। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीवियस क्लास में सीखा था बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और उसकी एप्लीकेशन ऑन परसेंटेज के बारे में। नाउ वी शैल एक्सटेंड, अब हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। दिस फर्दर टू द सम एडवांस प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिस्काउंट एंड सेल टैक्स, अब हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों। डिस्काउंट के बारे में भी पढ़ लिया, अब हम सेल टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द फॉलोइंग टर्म्स
एंड फॉर्मूलाज, ठीक है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस के हमने पहले फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। सो कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों? प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, जिस प्राइस पर कोई भी चीज खरीदी जाती है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस प्राइस पर कोई भी चीज बेची जाती है वो सेलिंग प्राइस होता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस विच आर इंक्लूड और ट्रांसपोर्टेशन, कार्टेज, लेबर चार्जेस, टैक्सेस एक्सेट्रा आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। दीज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, ये सभी जो प्राइजेस हैं बच्चों ये आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड करके फिर आपको सेल किया जाता है कोई भी चीज। ओके, नाउ गेन और प्रॉफिट, गेन मतलब प्रॉफिट, सो एसपी सेल प्राइस बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, सो दिस इज कॉल्ड गेन। लॉस क्या होता है? वैन सेल प्राइस, आपका जो आपने चीज बेची है वो कम प्राइस पे बेची है जितने पे आपने खरीदी थी उससे, तो आपको लॉस होगा, ठीक है। नाउ फॉर्मूला, अब कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं बच्चों। गेन के लिए क्या है? आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। और गेन परसेंटेज में निकालना है तो गेन की प्रॉफिट निकालने के बाद उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। लॉस निकालने के लिए कॉस्ट से आप कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और लॉस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। वैन एसपी, ठीक है, एसपी वैन गेन, ठीक है, सेल प्राइस जब गेन परसेंटेज इज गिवन, ठीक है, आपको गेन परसेंटेज गिवन है, सेल प्राइस निकालना है तो आपको 100 प्लस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। ये उसके बाद वैन आपको सेल प्राइस दिया होता है और लॉस परसेंटेज दी हुई होती है तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपको कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज, गेन परसेंटेज गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। अगर आपको बच्चों लॉस परसेंटेज गिवन है तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है सेल प्राइस का 100 से मल्टीप्लिकेशन, 100 डिवाइड माइनस करेंगे लॉस परसेंटेज से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों सेल्स टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट लेज सम चार्जेस अपॉन पर्सन और प्रॉपर्टी टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज, ठीक है, पर्सन्स पे और उनकी प्रॉपर्टी पे लगाते हैं जो कि गवर्नमेंट क्या देती है? अलग अलग फैसिलिटीज देती है, सच अ रोड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ओके, टू द जनरल पब्लिक, ठीक है, जो भी पब्लिक होती है उन सभी के लिए। सो दीज आर द कॉल्ड टैक्सेस, ये सभी क्या कहलाते हैं? टैक्सेस कहलाते हैं। सम टैक्सेस आर एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी होती है, लग्जरी टैक्स होते हैं, सेल्स टैक्स होता है। इन दिस सेक्शन वी विल डील विद द सेल टैक्स ओनली, इस सेक्शन में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? सेल्स टैक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? रेट ऑफ सेल टैक्स, रेट लिखनी है सेल टैक्स की और उसे डिवाइड करना है 100 से और उसके बाद सेल प्राइस से आपको मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपको सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स निकालनी है तो सेल टैक्स से डिवाइड करेंगे आप सेल्स प्राइस, ठीक है, सोल्ड प्राइस, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। टोटल अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है, टोटल बिल निकालना है तो आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, आप दोनों को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 950, द सेल टैक्स चार्ज इज 3%, फाइंड द टोटल बिल। सो कॉस्ट ऑफ टेबल, सेल टैक्स दिया हुआ है तो अब आपको क्या निकालना है? बिल अमाउंट निकालनी है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको करना है बच्चों कॉस्ट ऑफ टेबल में ऐड करना है परसेंटेज, परसेंटेज निकाला आपने कैसे, ठीक है, यहाँ पे आपने कितना है? 3% है, सो आप यहाँ पे 10 राइट करेंगे, 0 कट करेंगे और फिर क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन। सो आपका आंसर आएगा 28 रुपीज 50 पैसे। इसको ऐड कर देंगे 950 में, 978 एंड 50 पैसे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वैट, ठीक है। वैट भी एक काइंड ऑफ टैक्स ही होता है। सो अंडर वैट एवरीवन हु बायज अ प्रोडक्ट पेज दिस टैक्स, जो भी इस वैट के अंदर क्या होता है? जो भी पर्सन, ठीक है, कोई भी चीज खरीदता है तो उसे ये क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट के ऊपर ये टैक्स पे करना होता है। आफ्टर एडिंग वैल्यू इट, ठीक है, जो भी कॉस्ट प्राइस उसने पे करी है उसमें ये टैक्स ऐड करेगा और उसके बाद उसको पे करेगा। ही सेल्स इट टू द बायर, उसने बायर को सेल कर दिया। द सेलर एट द वैट, सेलर ने फिर से जैसे जिसने खरीदा, ठीक है, सो उसने ऐड किया। कलेक्ट्स इट फ्रॉम द बायर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद द ट्रेडर फिल अप द वैट, ट्रेडर ने वो वैट फिल कर दिया, ठीक है, टैक्स दे दिया। एंड डिडक्ट द वैट, उसने वैट डिडक्ट कर दिया।
ही हैज़ पेड टू द सप्लायर, जो उसने सप्लायर को पे किया था, एंड पेज द डिफरेंस, फिर उसने डिफरेंस पे किया, और द टैक्स ऑन द वैल्यू ही हैज़ एडेड, जो ऐड किया था वो उसने डिडक्ट कर दिया टू द गवर्नमेंट। दिस गोज डाउन द एंटायर चेन, ये तब तक चलता रहता है बच्चों तब तक कि वो फाइनल कस्टमर तक वो चीज़ वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाता। और लास्ट में जब बच्चों वो कस्टमर के पास पहुंचता है, हु पेज टैक्स ओनली वंस ऑल अलोंग, ठीक है, जब वो एक ही बार पे करता है, वैट रिड्यूस द वैट पेड बाय द कस्टमर, कस्टमर उसे क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। देयर आर ओनली 3 मेन वैट, 3 मेन वैट होते हैं, 1%, 4% एंड 12.5%। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी जो भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। यहाँ पर आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड टैक्स के ऊपर, सो आप इन्हें रीड कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। ओके, एंड उसके बाद आती है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। कहीं पर आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस गिवन है तो आपको यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, देन सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको गिवन है। उसके बाद आते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। What is compound interest? In day-to-day life, we generally use the statement like 1 year interest for RD, recurring deposit इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, यानी कि हम इन टर्म्स को सुनते हैं, इन स्टेटमेंट्स को सुनते हैं। 1 ईयर का इंटरेस्ट, 2 ईयर का इंटरेस्ट कितने परसेंट पर है, ठीक है, पर एनम, ठीक है। दीज स्टेटमेंट लीड अस टू द न्यू कॉन्सेप्ट, ये स्टेटमेंट हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाती हैं। वेन एवर वी नीड मनी, जब भी हमें मनी की नीड होती है, वी बोरोड इट फ्रॉम द सम लैंडिंग सोर्सेज, ठीक है, जो सोर्सेज से हमें, मतलब कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं बच्चों हमारी सोसाइटी में जो हमें मनी प्रोवाइड करते हैं कुछ समय के लिए, सच एज अ बैंक, जैसे कि आप बैंक हो सकता है, ठीक है, मनी लेंडर जो मनी देते हैं, और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, संस्थाएं हो सकती हैं, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, एट द एंड ऑफ दिस टाइम, और उस समय के बाद वी हैव टू पे द बैक द मनी, ठीक है, पे बैक द मनी, हमें मनी वापस करनी होती है, विच वी हैड बोरोड, जो हमने बोरो की होती है, विथ सम एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मनी के साथ हमें उसे रिटर्न करना होता है जिससे भी हमने ली होती है, मनी लैंडर या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, वो जो एक्स्ट्रा मनी हम पे कर रहे हैं वो ही हमारा इंटरेस्ट होती है, विच इज यूजुअली अ परसेंट ऑफ द बोरोड मनी प्रिंसिपल। बोरोड मनी मतलब प्रिंसिपल बच्चों, उस पर कितना परसेंटेज आपको देना है एक्स्ट्रा वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। द टोटल मनी पेड बाय द बोरोअर, जिसने उधार लिया है और वो जो मनी पे कर रहा है टू द लैंडर इज कॉल्ड द अमाउंट, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपीज बोरो किए हैं, सो 1 ईयर के लिए 1 ईयर इज नॉन एज द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम, ठीक है, सो आप इसको पर एनम के नाम से जानेंगे। नाउ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, अब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? In the previous classes, we have seen that the money is borrowed, extra money is paid to the lender. मनी बोरो करने के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं फॉर द यूज ऑफ द बोरोअर, जो कि हमने मनी यूज करी थी बोरो करके, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट द गिवन रेट, ठीक है, एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स रेट पर हमें मिलता है कि आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना है। द एक्स्ट्रा मनी पेड इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो आपका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट व्हेन मनी इज लैंड और बोरोड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, इंटरेस्ट आपका हर साल लगाया जाता है। एंड द मनी बोरोड, या जो मनी बोरो की जाती है, लैंड की जाती है, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, वो आपका प्रिंसिपल होता है। द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट, ठीक है, जब आप टोटल करते हैं, सम करते हैं इंटरेस्ट और अमाउंट का, तो वो आपका प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का तो वो अमाउंट बन जाता है बच्चों। किस रेट पर लिया जाता है इंटरेस्ट, कैलकुलेट किया जाता है, इज कॉल्ड द रेट इंटरेस्ट, वो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। इफ P इज अ प्रिंसिपल, अगर मान लीजिए P प्रिंसिपल है, T इज फॉर टाइम, ठीक है, एंड R इज फॉर रेट परसेंटेज, इंटरेस्ट चार्ज और पेड एज द केस मे बी पर एनम, and then the interest first is given, I is given by, ठीक है, I ने कोई दिया है P into R, P into T into R डिवाइड बाय 100। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझिए, कोई मनी है 1500 जो लैंड की गई है 1 ईयर के लिए, ये आपका टाइम हो गया है 5%, यानी कि 5% 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट लगेगा। सो फर्स्ट मेथड है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ₹100,
ठीक है। 1 रुपीज़ के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा, एंड देन 1500 के लिए, सो आपने इसको सॉल्व किया 1575 रुपीज़, 75 अब जो एक्स्ट्रा जाएंगे। सेकेंड है अब जो आपका ये आपका मेथड जैसे प्रिंसिपल, टाइम एंड इंटरेस्ट, सो आप इसको प्लेस वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट, फिर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लोन पीरियड। लोन पीरियड जितने भी समय के लिए आपने अमाउंट बोरो करी है वो आपका अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा जो मनी बोरो करते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, द प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर एवरी ईयर। मान लीजिए आपने 100 रुपये आज बोरो करे हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो उसमें ऐड हो जाएगा और फिर वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। मान लीजिए 50 रुपीज़ ऐड कर दिए, सो 150 पर अब आपको नेक्स्ट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरेस्ट रिमेन द सेम फॉर द ईच ईयर। इंटरेस्ट भी उसके लिए सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट में, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में द इंटरेस्ट इंक्रीजेज एवरी ईयर। इंटरेस्ट हमेशा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस होते हैं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। उसके बाद आता है बच्चों फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कुछ फॉर्मूला भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द मेथड यूज्ड इन अबव सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, जो मेथड ऊपर यूज किया गया था बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, इज लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और टाइम कंज्यूमिंग है। सो व्हेन द पीरियड इज लार्ज, जब पीरियड लार्ज होता है, बड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए लिया जाता है, लेट अस देयरफॉर try to derive a formula for calculating the compound interest। कुछ formulas देखते हैं। So if the rate of interest R% per annum, the interest on, so P rupees for 1 year, so P into R into 1 divide by 100, ठीक है, P into R and the amount of after 1 year। 1 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल में अगेन सेम फॉर्मूला रहेगा, 1 प्लस आप यहाँ पे इसको पुट कर देंगे वैल्यू और आपका सॉल्यूशन करके आंसर आ जाएगा, ओके। देन यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कन्वर्जन पीरियड। पीरियड को कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन क्या होता है। सो वी हैव सो फार dealt with cases in which the interest was calculated on yearly basis। yearly base कैसे हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, that is compounded annually, ठीक है, वो क्या बच्चा हर साल एंड में कंपाउंड किया जाता है। however it is not necessary for the interest, बट इंटरेस्ट के लिए जरूरी नहीं है to be compounded only 1 year। 1 ईयर के लिए in fact the बैंक जो कैलकुलेट करते हैं एंड ऐड करते हैं इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल एवरी 6 मंथ, वो हर 6 मंथ में कैलकुलेट करते हैं, हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं, सेमी एनुअली आप कह सकते हैं। देयर आर ऑल्सो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, जहां पर इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जाता है, प्रिंसिपल के साथ ऐड किया जाता है एवरी 3 मंथ, क्वार्टरली हम इसे बोलते हैं, एंड दिस इज 4 टाइम्स इन अ ईयर, एक ईयर में 4 टाइम किया जाता है। एंड द पीरियड एट द एंड ऑफ विच the interest is compounded is called the conversion period। वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, conversion period कहलाता है। Thus the conversion period can be 6 months, 3 months or even a month, 1 month के लिए भी किया जा सकता है। How can we calculate, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे compound interest if the conversion period is not 1 year, अगर 1 year नहीं है। So whenever the conversion period is not specified, जब आपको स्पेसिफाइडली 1 ईयर के लिए नहीं दिया जाता है, so the particular case, उस पर्टिकुलर केस के लिए when the interest is compounded half yearly या semi annually, so 1 ईयर में बच्चों 12 मंथ्स होते हैं, so हाफ ईयर में कितने होंगे, 6 होंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट CI 20,000 फॉर 2 years and 10%, एक साल के लिए 10% लगेगा बच्चों, 2 ईयर के लिए बताना है। व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, सो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर के लिए लगाना है। हियर आर प्रिंसिपल 20,000, रेट 10% ईयर 2, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स किस लिए कितना होगा, आपने फॉर्मूला रखा, ठीक है, 20,000 P आ गया, 1 प्लस R, रेट 10% है, 200 से डिवाइड किया है, एंड यहाँ पर आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया है बच्चों। सॉल्विंग के बाद आपको आपका आंसर आया है बच्चों यहाँ पर 24,310, ठीक है। आपने इसको अमाउंट से सब्ट्रैक्ट किया है, 20,000 से आपने 20,000 सब्ट्रैक्ट किया है प्रिंसिपल को अमाउंट से,
ठीक है, आपका फाइनल आंसर आ गया विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, सेम आपको क्वार्टरली दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रेट, यहाँ पर अगर आपको दी जाए व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट आर डिफरेंट। ठीक है, एनुअली तो निकाला है आपने, पूरे साल का निकाला है, बट रेट अलग अलग है। ठीक है, या 3 मंथ्स के लिए अलग है, या फिर 9 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए। सो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला राइट करना है और इसको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। In day-to-day life, we come across many situations where we use formulas for calculating CI यानी कि compound interest. We use it for finding. हम find करने के लिए यूज करते हैं increase और decrease in population. ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ और घट रही है। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं बच्चों, किसमें, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज गिवन। द वैल्यू ऑफ एन आइटम, किसी भी चीज की वैल्यू, इफ द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीजेज इन द इंटरमीडिएटली ईयरली। ठीक है, यानी कि बीच ईयर में कभी भी प्राइस घटते और बढ़ते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे आप इनको रीड करेंगे। ठीक है, जिससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प होगी। ओके, एंड उसके बाद बच्चों अगेन आपकी यहाँ पे आती है इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड यहाँ पर एक्सरसाइज है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।